नमस्कार। हमेशा की तरह आप सब लोगों का मेरे कार्यक्रम व्हाट डज दिस डेटा से या ये डेटा क्या कहता है, इसमें आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम शुरू करूं, मैं आधा मिनट लूंगा, ये समझाऊंगा कि ये चैनल जो है मेरा व्हाट डज दिस डेटा से, इसका मकसद क्या है। ये चैनल मैंने 2 ढाई साल पहले शुरू किया था और इसका मकसद यही है कि जो भी वक्तव्य या स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियंस देते हैं, क्या वो सही है या नहीं। हमेशा जब वो फिगर कोई कोट करते हैं, तो वो क्या सरकारी फिगर्स या उस डेटा से वो मेल खाता है या कुछ अलग होता है। वो ये इसलिए है कि आजकल प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बहुत बढ़ गए हैं। जनता को समय नहीं है कि ये सब चेक करें, और इसीलिए मेरा कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई बड़ा स्टेटमेंट आता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो मैं इसको चेक करूं और आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन मैं पहुंचाऊं। डेटा मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सरकारी सूत्रों से ही लूं या कोई क्रेडिबल एजेंसी से लूं, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इत्यादि। और कभी-कभी रेयरली मैं क्रेडिबल प्रिंट मीडिया को भी कोट करता हूं। आज 31 मई है और मेरे हिसाब से ये एक साइलेंस वाला दिन है। आज प्रचार नहीं होता है, कल आखिरी दिन का मतदान है और शाम होते ही 6 बजते ही एग्जिट पोल, कहने को एग्जिट पोल हैं लेकिन वो ओपिनियन पोल्स का ही एक एक्सटेंशन होगा, और उसके बाद जो घमासान मचेगा वो आप सोशल मीडिया और अन्य टीवी चैनलों पर देख पाएंगे। तो इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक चुना है, वो थोड़ा सा हम सब बैठ के ये रिव्यू करते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने क्या कह के और हम लोगों को बोल के वो पावर में आए थे, और आज उन्हीं बातों को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह निवेदन है कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे हमारा प्रोग्राम तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ शेयर करिए और कमेंट्स लिखना ना भूलिए। धन्यवाद। 2014 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। ये यूपीए 1 के टाइम से शुरू कर दी थी, जब उन्हें ये हजम नहीं हुआ कि इंडिया शाइनिंग कैंपेन उनका फेल हो गया था और मनमोहन सिंह की सरकार बन चुकी थी। खैर, आइए 2011-12 में उस समय जो प्रोपेगेंडा बीजेपी ने शुरू किया, उसमें 4-5 मुख्य मुद्दे वो जनता के सामने लेकर आए। ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिसमें यूपीए सरकार की नाकामियां पब्लिक के सामने, जनता के सामने रखी जा रही थी। सबसे पहला था एलपीजी सिलेंडर की कीमत को लेकर, कि कीमत की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और जिससे आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई हैं, खासकर से जो महिलाएं हैं उनके लिए। इस तरह से महिलाओं के वोट समेटने की बीजेपी ने उस समय कोशिश की थी। दूसरा था ब्लैक मनी को लेकर। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और उस समय अरविंद केजरीवाल, तीनों का ये एक गठबंधन सा बन गया था और जनता के सामने बार बार आके वो काले धन वापस लाने की बात करते थे। उन्हीं दिनों मोदी जी ने भी ये कह दिया था कि इतना काला धन बाहर है कि अगर वापस आ गया तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। 2014 में मोदी जी ने रुपए की गिरती कीमत का भी एक इश्यू बना दिया था इलेक्शंस में। उन्होंने ये कहा था कि जब रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है, तो उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री की साख भी गिर जाती है। 2011-12 के बाद से करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बना दिया था। इस बारे में मैं 2 एपिसोड कर चुका हूं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। आप ये एपिसोड वहां से देख सकते हैं। इन शॉर्ट हुआ यही था कि बाद में ये कोई भी केस साबित नहीं हो पाया, और जिन्होंने ये केसेस आके ये बोला था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, उन्होंने भी आके बाद में माफी मांग ली थी। और लास्ट में पॉलिसी पैरालिसिस, यानी कि काम नहीं हो रहा था यूपीए 2 सरकार में। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम में कि मोदी जी की सरकार ने कितना काम किया है
और यहाँ पे क्या पॉलिसी पैरालिसिस नहीं था। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलपीजी के गैस सिलेंडर की कीमत का जो इश्यू बनाया गया था। ये जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं, ये नॉन सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर की कीमत यहाँ पर दिखाई गई है। जो हमें सप्लाई होता था उस समय, उसकी कीमत को हम सब्सिडाइज सिलेंडर प्राइस बोलते थे। वो मैं अगले चार्ट में आपको दिखाऊंगा। नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर प्राइस आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये गैस सिलेंडर की लागत थी जो ऑयल कंपनीज को पड़ती थी। तो इससे कम अगर रिकवरी होती थी मार्केट में तो ऑयल कंपनीज घाटे में जाती थी। तो सरकार उसकी भरपूरी करने के लिए सब्सिडी देती थी जो ऑयल कंपनीज को दे दी जाती थी, जिससे वो अपना बिजनेस चालू रख सके। अगस्त 2014 में नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमत लगभग 900 रुपए, उससे थोड़ी ज्यादा थी। ये पिछले 10 साल में ये कीमत फ्लक्चुएट करती गई है, ये ऊपर नीचे गई है। ये उसी रेट से ऊपर नीचे जाती है जिस रेट से क्रूड की प्राइसेस या जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम क्रूड की प्राइसेस हैं, उस हिसाब से ये ऊपर नीचे जाती रहती है। सबसे ज्यादा कीमत ये करीब करीब 950 रुपए ये 2018 के आसपास हुई थी। और फिर आते आते जनवरी 2024 में ये 1000 रुपए क्रॉस कर गई। 1100 रुपए कीमत हो गई थी एक सिलेंडर की दिल्ली के अंदर। उसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से इसकी कीमत 2 बार घटाई, 100 रुपए करके। और जो शायद मार्च में अब दिल्ली में 800 रुपए के आसपास की ये कीमत बनी हुई है। एक बात और नोट करनी थी कि सरकार ने 2018 में एलपीजी पर सब्सिडी हटा दी थी, तो उसके बाद ये मार्केट रेट से ही बेचा जाता है। इस चार्ट में मैं दिखा रहा हूं जो सब्सिडाइज डोमेस्टिक सिलेंडर की प्राइस थी 2011 से 2023 के बीच में। तो यूपीए 2 के टाइम में ये सब्सिडाइज सिलेंडर था जो लगभग 400 रुपए का मिलता था। उसके बाद से यहाँ पे भी सब्सिडी मोदी जी ने कंटिन्यू की 2018-19 तक, लेकिन जब सब्सिडी खत्म हुई उसके बाद ये सीधा मार्केट रेट पर बिकने लगा था। तो पहली चीज तो आप ये नोट करिए कि 2013-14 के आसपास एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपए बनी हुई थी। ये सब्सिडाइज्ड कॉस्ट थी, तो इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने ये इश्यू बना लिया और वो जनता के बीच में जाके जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमत वो लेके वो एजिटेशन करते रहे। यहाँ नीचे ये ग्रे में दिखाया गया है कि उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की क्या कीमत थी प्रति मेट्रिक टन, ये डॉलर में है। तो 2013-14 में ये बहुत महंगी थी, $880 मेट्रिक टन थी। उस समय यूपीए 2 की सरकार थी और इलेक्शन सर पर थे। उसके बाद 2014 से ये गैस की कीमत एकदम से नीचे आई है। तो मोदी जी के आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी उनको फायदा हुआ, जिससे उन्हें अपने देश में डोमेस्टिक एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें एक लेवल पर रखने में उन्हें काफी मदद मिली थी। और उसके बाद 2022 में फिर से ये कीमत बढ़ी, तो यहाँ पे भी हमारे गैस की सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंच गई थी। तो बात बिल्कुल साफ है, हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है। जब वहां प्राइसेस ज्यादा होंगी तो देश में इन चीजों की भी कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब प्राइसेस कम होंगी तो हमें भी उसका फायदा होना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार बीच में आ जाती है और जब मुनाफा होता है तो वो कई बार वो उसका जो फायदा है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करती है। तो वो एक दूसरा इश्यू है, वो फिर किसी दिन हम बात करें। अब चलिए दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं, ब्लैक मनी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ब्लैक मनी सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में यहाँ पर जनरेट होता है, जब आप जमीन खरीदते हैं या मकान बनाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है ब्लैक मनी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आते हैं। ये लोग फीस में कुछ बोलते हैं और पैसा लेते टाइम आधा या उससे ज्यादा कैश में ले लेते हैं। ज्वेलरी है, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वगैरह, ये सारे जगह हम सबको पता है कहाँ ब्लैक मनी जनरेट होता है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से, और ये मैं कोट विकिपीडिया से कर रहा हूं, उनके हिसाब से 50% ऑफ आर जीडीपी वो ब्लैक मनी की है, यानी कि एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। सीबीआई के अनुसार लगभग 28 लाख करोड़ रुपया है ब्लैक में, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लगभग 20% हमारी जीडीपी का वो ब्लैक ब्लैक इकोनॉमी में है। 2021 आते आते, यानी कि मोदी सरकार को आए हुए 7 साल हो गए, और इतने सवाल पूछे गए ब्लैक मनी पर, आपने क्या एक्शन लिया है? तो फाइनली 2021 में सरकार ने ये मान लिया, और ये पार्लियामेंट में उन्होंने ये जवाब दिया कि उनके पास आधिकारिक रूप से कोई भी आंकलन नहीं है कि देश के बाहर कितना काला पैसा है। नो ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ ब्लैक मनी इन फॉरेन अकाउंट्स इन द लास्ट 5 years, ये सरकार ने पार्लियामेंट में मान लिया। ये तस्वीरें हैं कुछ उन लोगों की जो एजिटेशन कर रहे थे काले पैसे के खिलाफ 2011 के बाद से। सारी शक्लें इसमें जानी पहचानी है। अगर सरकार को नहीं मालूम था कि कितना ब्लैक मनी कहाँ है, तो इन लोगों से पूछ लेते, क्योंकि बाबा रामदेव स्टेज पर चढ़े थे और 1000-2000 पेजेस हाथ में लेकर वो स्टेज पर चढ़े थे, और ये दिखा रहे थे कि ये देखिए, ये है काला पैसा जिनके पास है, उन लोगों की ये लिस्ट है। वो लिस्ट भी सरकार को नहीं दी गई, और आज बाबा रामदेव और अन्ना हजारे और ये सब लोग कहाँ हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो काले पैसे का जहां तक सवाल है और इस एजिटेशन का सवाल है, यहाँ पर कोई भी राजनेता पॉलिटिशियन सामने नहीं आया था। बीजेपी का कोई नेता नहीं आया, आरएसएस की तरफ से कोई नहीं आया। कोई भी मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में था, उन्होंने भी आके ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि काला धन हमें वापस लेना चाहिए, केवल एक मोदी जी को छोड़ के। राजनेताओं की जगह धर्म गुरु और योगा गुरु जैसे लोगों को, और अन्ना हजारे जैसा एक सीधे साधी इमेज वाले व्यक्ति को सामने करने का एक बहुत बड़ा बड़ा कारण था, जो आरएसएस ने ये सारा चलाया था कि इस मुद्दे को एक क्रेडिबिलिटी दी जाए। क्रेडिबिलिटी पॉलिटिशियन नहीं दे सकता है, इसलिए धर्म गुरुओं को सामने कर दिया गया, और हमारी जनता उस समय इतना बेवकूफ बन गई कि वो समझ भी नहीं पाई कि ये खेल क्या चल रहा है। मोदी सरकार कभी भी सीरियस नहीं थी काले धन को देश में वापस लाने के लिए। इसके सबूत ये है कि 2015 में जब एचएसबीसी बैंक की एक कस्टमर लिस्ट लीक हुई थी एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में, उसमें करीब 1195 ऐसे अकाउंट्स थे जो भारतीय थे, और उसमें जो टोटल वैल्यू थी उस वक्त वो लगभग $3.2 बिलियन की थी। हालांकि सरकार ने कहा कि इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। 2016 में फिर बहुत ही फेमस पनामा पेपर्स लीक हुआ था। इसमें भी बहुत सारे भारतीय लोगों के नाम थे। ये मैं विकिपीडिया के पेज से आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, नीरा राडिया, केपी सिंह, हरीश साल्वे, गरवारे फैमिली, ये सारे नाम थे। इस लिस्ट पर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और फिर 2016 में हुआ डिमोनेटाइजेशन। जो लोग ये सोचते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का मकसद काला धन निकालना था, तो वो गलत सोचते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कभी प्लान में था ही नहीं। डिमोनेटाइजेशन का मकसद कुछ और ही था कि ऐसे लोगों का पैसा निकाल लिया जाए जिनके पास कैश भर के रखा है, खासकर जो उनके पॉलिटिकल एडवाइजरीज थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि 2016 डिमोनेटाइजेशन का इतना खराब इफेक्ट पड़ा है कि हमारी इकोनॉमी उसके बाद लगातार नीचे ही गिरती गई। कोरोना तो बहुत बाद में आया। बात अब जल्दी से कर लेते हैं रुपए वर्सेस डॉलर की कीमत को लेकर, जिस पर उस समय मोदी जी ने कुछ कमेंट किए थे। जुलाई 2011 में एक डॉलर की कीमत थी 44 रुपए 50 पैसे के करीब। मई 10 2014 जब इलेक्शन हुआ तो ये 59.96 लगभग 60 रुपए की का एक डॉलर था। मई 18 2019 जबकि पिछली बार इलेक्शन हुआ, तब ये बढ़कर 70 रुपए के आसपास हो गया, और आज 31 मई को ये 83 रुपीज के ऊपर है।
तो डॉलर हमेशा से महंगा ही होता जा रहा है, यानी कि हमारे रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। अगर मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये बहुत तेजी से गिरी थी 1-2 साल में, तो मोदी जी के 10 साल में ये लगातार गिरती रही है। तो क्या मोदी जी की भी साख 10 सालों से कम होती जा रही है? देश की साख या रेपुटेशन या वहां के प्रधानमंत्री की साख बाहर वाले देश कैसे देखते हैं, ये कई पैरामीटर से आप जान सकते हैं। मैं ये आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा केवल 2 और स्लाइड दिखा के, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मोदी जी हमारे देश को किस हालात में छोड़कर जा रहे हैं, अगर वो गए। और अगर नहीं गए तो ये आगे चल के उन्हीं को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मैंने एक आध कार्यक्रम में ये बताया भी था कि एफडीआई कई तरह का होता है। एक वैसा होता है जिससे हमारी जीडीपी बढ़ती है, यानी कि वो यहाँ आके कंपनीज खोलते हैं, एम्प्लॉइज हायर करते हैं और फिर यहाँ से बिजनेस होता है। दूसरा होता है हमारे स्टॉक मार्केट्स में एफडीआई, वो वहां पे आके शेयर्स खरीदते हैं और जब प्रॉफिट होता है निकल जाते हैं, तो उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। ये चार्ट मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो एफडीआई जिससे हमारा जीडीपी बढ़ता है, जो कैपिटल आता है, वो यूएस से आता था। और पिछले 3 सालों में यूएस से एफडीआई आधे से भी कम हो गया है। 2021-22 में ये लगभग 1 बिलियन डॉलर 10 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो घटकर 2023-24 में ये 5 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है। ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पूरा हमारा आईटी सेक्टर वो यूएस की एफडीआई पर निर्भर है। मॉरिशस, सिंगापुर, केमन आइलैंड, साइप्रस वगैरह, यहाँ से जो एफडीआई आता है, इसके बारे में काफी सवाल भी उठ चुके हैं। और आपको याद होगा कि अदानी जी के केस में इन्हीं देशों से एफडीआई की बात हो रही है, जहां पर शेल कंपनीज ऑपरेट करती हैं। और हमारी इकोनॉमी मोदी जी किस हालत में छोड़ के जाएंगे? केवल जीडीपी ग्रोथ ही एक कोई पैरामीटर नहीं होता है, या ये बोलना कि हम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। यहाँ पे चार्ट में दिखा रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट का। ये लगभग अभी 60% हमारी जीडीपी का पहुंच चुका है। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2020 के बाद जो पैसा उठाना शुरू किया है मोदी सरकार ने, वो नीचे ही नहीं आ रहा है। और अगर आप हमारे देश की पूरी डेट देखें, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर आती हैं, तो 2024 में ये 82% ऑफ आवर जीडीपी, 82.4% ऑफ आवर जीडीपी है। बहुत ही ज्यादा ये चिंताजनक फिगर्स हैं और विषय भी। तो मोदी सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस के बारे में तो मैं एक किताब लिख सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो चिंताजनक बने हुए हैं, जिनको हमारे सामने कुछ इधर उधर से ढककर, कुछ शुगर कोटिंग करके वो दिखाया जा रहा है। तो अगर मोदी जी छोड़ के जाएंगे हमारी इकोनॉमी को, अगर वो जा रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। अगर वो रहेंगे तो वो किसी ना किसी तरह इसको संभालने की कोशिश करेंगे। इसमें वो कितना सफल होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।